हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। वो चैप्टर्स पहला है आपका द सॉलिड स्टेट क्लास 12th एंड सेकंड इज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, इनका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम एक ऐसी ब्रांच समझते हैं इससे जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कराई जा सके या फिर केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है, इसमें हम 2 तरीके की सेल्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती हैं उनका थोड़ा इंट्रो मैं देना चाहूँगा। 2 ब्रांचेस हैं जैसे इनकी, एक आप मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरी मान लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें आप क्या करो, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हो, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके उसे कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। ये मैं इंट्रो में चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ और ये इंट्रो मैं दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि ये इंट्रो मेरे से डिलीट हो गया। तो शायद जब मैं मर्ज करूँगा दूसरी वीडियोज़ में तो हो सकता है आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाए। तो मैं चैप्टर ख़त्म कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ये दोबारा से वो इंट्रो डिलीट ही हो गया 2 मिनट 3 मिनट का आई थिंक, वो अब मैं दोबारा बना रहा हूँ वो। ठीक है, तो उसके लिए जो भी होगा वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसमें आपको कुछ और देखने को मिल सकता है। ये तो ब्लैंक रहेगा उसमें। हाँ, मैंने इतना ही पढ़ाया था उस इंट्रो में यहाँ तक। ठीक है, जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैं ये बता रहा था, तो मुझे इंट्रो ये यहाँ कंप्लीट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बताना तो नहीं चाहिए था, बट आप समझ जाते कि ये अलग वीडियो है। ठीक है, तो मर्ज करूँगा मैं उसको। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाली सेल्स को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हो। ठीक है, इन्हें आप गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डैनियल सेल, तो ऑल्सो कॉल्ड एज गैल्वेनिक एंड वोल्टेक सेल्स। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा डैनियल सेल। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं हम इसका पोटेंशियल कितना होता है। इसका पोटेंशियल होता है बेटी 1.1 वोल्ट। ठीक है, इस सेल का पोटेंशियल होता है डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट। अच्छा जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमने ये बात की। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या देखते हो, इसके बाद बारी आती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं ये मैं अगली वीडियो में मर्ज करके तब उसमें बताया था आपको। ठीक है, मेरा इंट्रो यहीं तक था, तो देख लीजिएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं, ये किस में कर देगा आपका, ये तो था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, ये आपका कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और डिफरेंसेस देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में। आइए इसे नोट कर लीजिए, डिफरेंसेस की ही बात करें पहले।
डिफरेंसेस देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। चलिए बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बात करें पहले डिफरेंस की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपका, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस परफॉर्म करता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो कि गिव्स एनर्जी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलाइटिक में नॉन स्पॉन्टेनियस फॉलो करता है और इसका डेल जी का जो आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स जो होती हैं वो सेपरेट बीकर्स में होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक अलग इलेक्ट्रोड होगी और इसमें अलग इलेक्ट्रोड होगी। बात करें इसमें, यहाँ एक सेम बीकर, एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं। अच्छा जी, थर्ड हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि एनोड पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो भाई ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की सेल है। अगर सेल है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल तो एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा, जैसा कि नॉर्मली आप याद करते हो, ठीक है। इसका अपोजिट कब हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव कब होगा और कैथोड नेगेटिव कब होगा, जब सेल होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ से एक तरीके का यू शेप्ड आपका एक सॉल्ट ब्रिज जाता है और यहाँ पर कोई सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिफरेंट यूज़ होते हैं, 2 टाइप के, और यहाँ एक ही इलेक्ट्रोलाइट में काम हो जाता है। ये भी छोटा सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो हाँ जी, बस यही डिफरेंसेस थे। इसका एसएस ले लीजिए फटाफट, आई होप ले लिया होगा एसएस। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है तो चेंज, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, चेंज वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। पहले बेसिक बात तो आप ये जान लीजिएगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। सबसे बेस्ट तरीका जो सभी बताते हैं इसे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो है LONA, ठीक है, LONAN, ठीक है, लोन। इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है ना, O से है ऑक्सीडेशन, वो आपका एनोड पर होगा। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है फिलहाल। ऑक्सीडेशन जो होता है आपका वो एनोड पर होगा, बचा क्या, रिडक्शन, वो आपका किस पर होगा, कैथोड पर। तो जो आपका ऑक्सीडेशन है, अब ये पता लगा सकते हो कि ऑक्सीडेशन कहाँ रहा है। वो कैसे पता लगाओगे, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक से Zn+2 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन। ये तो पढ़ा होगा आपने रेडॉक्स रिएक्शन में, नहीं पढ़ा तो हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन मीन्स ये इसका प्योर मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है, और कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको इंक्रीज होता दिखे तो इसका ये मतलब होता है कि आपको ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर। बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्सीडेशन कहते हो आप। तो यहाँ ऑक्सीडेशन 0 से +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए जो जिंक वाली इलेक्ट्रोड आप यूज़ करोगे वो आपकी एज अ एनोड एक्ट करेगी। इससे आपको ये पता चलता है। तो आपने जाना जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगी, ठीक है। अब आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अच्छा जी, इसके बाद आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके लिए हमें ये रब करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज। ओके, सबसे पहले लिथियम का बेरियम से कानामगल, इतना अधिक। लिथियम का बेरियम से को बोलिए कानामगल, लिथियम का बेरियम कानामगल, ठीक है। लिथियम का बेरियम कानामगल मंजन कर, मंजन कहते हैं ना, आप ब्रश करने को, मंजन कर। फिर ये याद करिए, लिथियम का बेरियम कानामगल मंजन कर, ठीक है। फिर खुद को क्या करो, ये याद करो। लिथियम का बेरियम कानामगल मंजन कर, फिर खुद को नीसन पब, फिर याद करिएगा, नीसन पब, ठीक है। तो लिथियम का बेरियम कानामगल मंजन कर, फिर खुद को नीसन पब। और फिर आता है इसके बाद H+, जो कि बॉस है, जो कि इसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे इससे ऊपर वाले कैसे शो होते हैं, क्या वो एनोड की तरह एक्ट करते हैं, उनका ई रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके नीचे वालों का ई रिडक्शन कैसा होता है, ऊपर से नीचे आने पे घटते हैं या नीचे से ऊपर आने में बढ़ते हैं, जो भी है वो देखेंगे, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। अच्छा जी, इसके बाद कौन कौन से हैं? H+ के बाद आपके आते हैं कॉपर, और नीचे से फूलों की बहार आई, ठीक है। कॉपर, नीचे से फूलों की बहार आई, इस तरीके से आप देखते हो। तो कॉपर HgAu, Hg के बाद क्या है? Ag एंड देन Au, और नीचे से फूलों की बहार आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा से बोलिए मेरे साथ, इम्पॉर्टेंट तो ये है बेसिकली, ठीक है, और ये 3 हेलोजेंस पे कभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो लिथियम का बेरियम कानामगल मंजन कर, फिर खुद को नीसन पब, कॉपर HgAgAu, नीचे से फूलों की बहार आई, ठीक है। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है नोट करने की, ध्यान देने की जो बात है इसमें, वो ये है कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे मीन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से हम चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ से हम चले, यहाँ हम मिले और फिर यहाँ गए। अच्छा जी, ये चीज़ हमें देखनी है। ये मीन्स फ्लोरीन से लेके निकल तक, फिर कोबाल्ट से लेके लिथियम तक। ये 2 उसमें है ना, इसलिए कन्फ्यूज कर रहा है, वो तो आप समझ गए होंगे। लेकिन तो हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या चीज़ इंक्रीज करेगी? नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। मीन्स लिथियम जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम, या मैं पूरे लिख दूं, फ्लोरीन से लेके लिथियम तक अगर हम जाएं यूं, तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी।
इंक्रीजेस। ठीक है जी, ये क्यों इंक्रीज हुई रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ? ये इसलिए इंक्रीज हुई क्योंकि हमने पढ़ा है या अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ई रिडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी कम होती है। बेसिकली ई रिडक्शन जो होता है ना आपका रिडक्शन पोटेंशियल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर के। और ई रिडक्शन अगर आपका वो हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं कि F से लेके लिथियम तक रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन ई रिडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन से यूं जाते जाते लिथियम तक ई रिडक्शन जो आपका वो, हाँ जी, तो जैसे हमने बताया कि जैसे ये डिक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जैसे ये इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। मीन्स हम जैसे देख रहे थे कि जैसे जैसे आप डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आते हो तो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो आपका क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, क्योंकि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है और ये वीकेस्ट है। ठीक है, तो F से Li अगर हम जाएं तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर F से Li हम जाएं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, अगर F से Li जाते हैं तो हमारी क्या चीज़ और देखी जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर आपका F से अगर Li जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। समझ रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमने इन दो चीज़ों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली हमें ये बताती है कि कौन सा बेटर एनोड एक्ट करेगा और कौन सा बेटर कैथोड एक्ट करेगा। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, LOAN मीन्स जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही एनोड होगा बेटर। तो मीन्स ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप देख पा रहे हो बेहतर एनोड कौन एक्ट करेगा, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा या जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अब लिथियम और इसमें कंपेयर करें, मान लो मैग्नीशियम में कंपेयर करें लिथियम और मैग्नीशियम में, तो बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा बेटर एनोड एक्ट करेगा, इनमें से दोनों में से कौन सा एज अ बेटर एनोड एक्ट करेगा, बताइए। मैं बताता हूँ, चलिए। इसमें क्या चीज़ देखते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट से आप क्या समझते हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को इजीली रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इस सीरीज में। तो लिथियम क्या करेगा, दूसरे को बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद दूसरे को बहुत जल्दी से रिड्यूस कर देगा और खुद ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो लिथियम और मैग्नीशियम में अगर आप कंपेयर करो तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम। तो कौन अच्छा खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा जल्दी, लिथियम। तो लिथियम एज अ बेटर एनोड एक्ट करेगा, तो लिथियम विल बी द बेटर एनोड। तो इससे हम फाइनल स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं, जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एज अ बेटर एनोड एक्ट करेगा। और फर्दर क्या स्टेटमेंट हम निकाल सकते हैं, ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज एनोड। अब स्टार्टिंग से पूरी सब चीज़ देखते हैं कि जिसका ई रिडक्शन कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा,
अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है। ई रिडक्शन कम, रिड्यूसिंग एजेंट गुड, एंड एक्ट एज एनोड एंड एक्ट एज एनोड, ठीक है। जिसका ई रिडक्शन कम होगा वो एज एनोड एक्ट करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो जिसमें नेगेटिव ई रिडक्शन होगा। आपको 4 वैल्यूज दी हैं, पूछ लिया आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, उसमें क्या करते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको ये पता नहीं 4 पोटेंशियल वालों में से एनोड कौन सा और कैथोड को, मतलब 2 पोटेंशियल दे रखे हैं, उनमें से आपको पता नहीं कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड। या तो आप वैसे देख सकते हो कि भाई कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जिसका ई रिडक्शन अगर कम है, ई रिडक्शन कम है मीन्स अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा, ठीक है, तो वो एज अ एनोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ये चीज़ समझ पाए हो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। नर्स्ट इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आप देख पा रहे हो नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ये बेसिकली हमारी यूज़ होती है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। इस चीज़ को आप कहते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी ये नॉट वाला साइन लग जाए, ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका फॉर्मूला है कि आपको ये निकालना है। ये कैसे निकालते हो आप, ये इस तरीके से निकालते हो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वही जो पुराना हमारा तरीका था। ई नॉट कैथोड, बस यहाँ ई नॉट आ जाएगा, ई नॉट है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इस इक्वेशन के लिए 2 तरीके से लिख सकते हो। तरीके मीन्स आपका ये 2.303 RT/NF लिख सकते हो, या इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आती है, ये इस वैल्यू को सॉल्व करके जो आती है आपकी, वो ये आती है 0.0591, चाहे ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि क्वेश्चन में आंसर किस तरीके में माना गया है। मान लो RT/NF की वैल्यू दे रखी है एज अ हिंट इन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये वाली यूज़ कर लेना। नहीं दे रखते तो अपना ये वाली शॉर्ट उसके लिए, ठीक है। अब बात करो, हाँ ये तो वही थी, ये 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं। बात करें हम इस रिएक्शन की, ये मान लो एक मेटल था आयन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा हमने, n उसमें वो थे पॉजिटिव, n पॉजिटिव चार्ज था, उसमें n इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए हमने और उसे सॉलिड बना दिया, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी उतने दे दिए और उसे प्योर फॉर्म में बना दिया, तो सॉलिड बना दिया उसे। अच्छा जी, एक्वस से। अच्छा, अब सॉलिड का जो हमें नोट करने वाली बात है, सॉलिड का जो हम वो लेते हैं ना, कंसंट्रेशन कह लो या वो कह लो अमाउंट है ना, ये कंसंट्रेशन ही तो है, तो उसकी यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखने की है। तो यहाँ सॉलिड बना इसलिए हम 1 ले लिया। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कह सकते हो आप। तो प्रोडक्ट क्या है, ये सॉलिड 1 ले लिया, रिएक्टेंट क्या होगा, एक्वस, तो Mn + आयन ये लिया। ये तब यूज़ करना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जब आपका एक रिएक्शन दे रखी हो कुछ इस तरीके से। बाद में हम बताते हैं क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसे याद कर लीजिएगा, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। क्यों हुआ बनाया जाए उस चीज़ का जो समझाने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो बात करें अगर नर्स्ट इक्वेशन और डिटेल में, तो मान लीजिए ये रिएक्शन आपके पास, ठीक है, इस तरीके ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए इसके, और ये आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गए। अच्छा, तो नर्स्ट इक्वेशन हमने ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF। तो यहाँ को हो जाएगा लॉग के बाद है मेन चीज़, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहले की तरह, CC ऊपर कंसंट्रेशन आ जाएगी, बस ये चीज़ याद रखने की है। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो है, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगी आपकी कंसंट्रेशन।
पावर में, या स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो CCDD/AA/BB ये चीज़ नोट करने की थी, ठीक है। अब बात करें इक्विलिब्रियम पर क्या केस बनता है। इक्विलिब्रियम पर जो केस बनता है उसमें आप देखते हो ई सेल जो है वो ज़ीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब ई सेल ज़ीरो हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगी ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये सिंपल सी बात करें इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी की। गिब्स एनर्जी आप देखते हो दोनों की टर्म्स में मैंने यही बता दिया, चाहे वो ई सेल, ये दो फॉर्मूलाज हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है। गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है तो, और इक्विलिब्रियम में आप ये पढ़ते हो, ये भी यही हमने बता दिया, -2.303 RT log K, ठीक है। ये आपको ऐसे भी दिख सकता है फॉर्मूला, वो तो लॉग का केस है, बस लॉग का केस समझना है, -RT नेचुरल लॉग के। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी नेचुरल लॉग हटाना हो तो नेचुरल लॉग हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हो आप 2.303 से, जैसे कि हमने यहाँ किया, और आप लगा दोगे log बेस 10, ठीक है। बेसिकली ये log बेस 10 है, ये तो log हमने कन्वीनियंस के लिख दिया, ये ऐसे है। तो जब भी आपको नेचुरल लॉग से log बेस 10 बनाना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब आप देखेंगे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या केसेस बनते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसे भी इसे नोट कर लिया होगा आपने, होप सो। चलिए, हाँ जी, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप देखते हो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहला केस जो बनता है वो बनता है स्पॉन्टेनियस का, दूसरा बनता है नॉन स्पॉन्टेनियस का, और थर्ड आप देखते हो लास्ट इक्विलिब्रियम का। ये तीन केसेस आप देखते हो, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस में आपको याद रखना है जो डेल जी होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इक्विलिब्रियम में क्या होगी आप सोच के बताइए, सोच के क्या बताना है, इसमें तो डायरेक्ट होगा ज़ीरो, ठीक है। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, तीन चीज़ें तो बची। बात करो ई की वैल्यू तो आप बता दोगे, कैसे बता दोगे, फॉर्मूले से बता दोगे। अभी हमने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट RT। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है मैंने या वो लिखा है, ये लिखा है हमने ई सेल, ठीक है ना। तो ई सेल का क्या था, -NF ई सेल, ठीक है। जो बीच में वीडियो आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, तो -NF ई सेल, ठीक है। अब ये बताइए जब ये चीज़ नेगेटिव होगी, ये चीज़ नेगेटिव कब होगी, ये मैथमेटिकली सोच के बताना है आपको कि डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा। डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तभी तो नेगेटिव होगा। ये इंटीजर्स में पढ़ा हुआ बचपन में, पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो ये नेगेटिव कब होगा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब ई सेल नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो कब होगा, जब ई सेल आपका ज़ीरो होगा, तो ये भी आपका ज़ीरो है। अब बात करें टाइप ऑफ सेल, कौन से टाइप की सेल होगी। अब भाई जो स्पॉन्टेनियस सेल होती है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि गैल्वेनिक सेल जो आपकी स्पॉन्टेनियस सेल होती है, जब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे। गैल्वेनिक सेल
और जब हम बात कर रहे थे नॉन स्पॉन्टेनियस की, तो उसमें आपका आया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें आपका ये आता है। ठीक है, थर्ड चीज़ आती है इसमें, जब सब कुछ जीरो हो जाए तो उस केस को हम कहते हैं डेड बैटरी। मीन्स बैटरी में कोई जान नहीं बची, अब वो डेड है, कोई भी तरीके का वर्क वो नहीं कर सकती। तो ये हमने 3 केस पढ़ लिए हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। बस आपको ये चीज़ और ये चीज़ याद होनी चाहिए। ई का तो आप पता लगा ही लोगे फॉर्मूले से, और ये आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक है, इसका एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में किस तरीके से कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना, क्या क्या यूनिट्स हैं उनकी, या सेल कांस्टेंट, ये चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है, हम मैथमेटिकली चलेंगे जल्दी से। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ और एरिया के होते हैं इन्वर्सली, और लेंथ के डायरेक्टली, जैसा देख पा रहे हो। ठीक है, अब जो ये कौन सी है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हटाने के लिए आप क्या करते थे, एक बीच में कांस्टेंट लगा देते, जिसे कहते थे रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, इसमें हम रो को क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी कहते थे, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हो, जिसकी ऐसा यूनिट है ओम मीटर। ठीक है, इसे क्या कह सकते हो, रेजिस्टिविटी कह सकते हो, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हो, जिसकी एसआई यूनिट जो है आपकी वो है ओम मीटर। अच्छा जी, इसके बाद क्या देखना है हमें देखना है रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है उसे आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस के इनवर्स को, रेजिस्टेंस के इनवर्स को आप कहते हो कंडक्टेंस, जो चीज़ हमें मेन टॉपिक है। कंडक्टेंस को आप जी से डिनोट करते हो, है ना। रेजिस्टेंस का जस्ट रिवर्स है कंडक्टेंस, जिसे जी से डिनोट करते हो, 1/r कह सकते हो। तो जी हो जाएगा 1/r, और 1/r जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये r क्या है, रो एल बाय ए, तो ये हो जाएगा a बाय रो एल। ठीक है, जी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी, नहीं एक चीज़ क्या जोड़ी, 1/रो को क्या कह सकते हो आप, रो क्या था, रेजिस्टिविटी। देखो भाई, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या कहते हो आप, कंडक्टिविटी। तो 1/रो को आप क्या कह दोगे, कंडक्टिविटी, जिसे आप कप्पा से डिनोट करते हो, और A/L। तो KA/L ये आपने उसमें पढ़ा होगा, हीट में भी आया ये। तो G कंडक्टेंस इज इक्वल टू KA/L, K स्टैंड्स फॉर कप्पा, और इसकी एसआई यूनिट, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट जो आपकी होती है वो साइमन होती है, या फिर ओम इनवर्स होती है। ठीक है, साइमन होती है, या तो इसकी एसआई यूनिट, या तो साइमन होती है, स्पेलिंग में मत जाना, या हो सकती है आपकी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को आप कहते हो मोह, ओम इनवर्स को मोह भी कह सकते हो, MHO। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। अच्छा जी, कंडक्टिविटी तो आप कह रहे हो इसे 1/रो को, के का जो आपका वो है ना, इसे आप कंडक्टिविटी कहते हो, और इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हो, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भी जिस तरीके से रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी को रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते थे, ऐसे ही कप्पा को कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं किस तरीके के सब्सटेंस होते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पर। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक में, सेकंड लास्ट टॉपिक में आई थिंक, हाँ, जिसमें मैंने तीनों चीज़ बताए थे। कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा बस, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी ज़ीरो रेजिस्टिविटी हो और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो, मीन्स उन्हें कंडक्टेंस के अलावा कुछ सूझे ही ना, ज़ीरो रेजिस्टिविटी, कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स क्या हैं इनके सुपर कंडक्टर, जैसे कि मेटल्स हो सकते हैं, उनके एलॉयज हो सकते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पर, 0 से 15 केल्विन पर। सिरेमिक मेटल्स जो हैं, ये सिरेमिक मटेरियल जो हैं वो मिक्स करते हैं हम उन्हें ऑक्साइड्स के साथ, वो एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव करते हैं अप टू 150 केल्विन भी। अच्छा जी, इसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। टाइप ऑफ कंडक्टेंस में क्या आता है, मेटेलिक, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं जिसे। तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है थ्रू मेटल्स के थ्रू जो होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टेंस। जितने मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, ग्रेफाइट है, ये सब इसे शो करते हैं। दूसरी बात आई फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर इसमें आता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल का किस तरीके का नेचर है और उसका स्ट्रक्चर। दूसरी बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। पर एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही होती है कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस स्पेशली, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आपके फ्लो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, ओके, ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आ गई। वो उस केस में होगा, उसके मेटेलिक केस में। यहाँ बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक की, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। ये वो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आयंस की वजह से होती है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन में, भाई सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें आयंस होंगे, तो उन आयंस की वजह से कुछ कंडक्टेंस होगी जिसे आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, बस सुनते जाओ आराम से, कोई नोट वोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नोट करने की चीज़ है वो डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर होगी, ये मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। बात करें हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पर थे, वो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की बाय आयंस की वजह से, जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर आयंस चार्ज कैरी करते हैं। अच्छा, बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टेंस। पहला हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, दूसरा साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस, तीसरा हो गया नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, चौथा हो गया सॉल्वेशन ऑफ द आयंस, पाँचवा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, छठा हो गया टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर बिकॉज स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं फटाफट बता रहा हूँ, इन्हें बस सुन लो, थोड़ा बहुत मन में याद रखना, ज़्यादा इस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी को आप किस तरीके से मेजर करते हो, ठीक है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है, किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर हमें जाननी है तो उसके लिए एक फार्मूला निकल के आया। कंडक्टिविटी जो है इसे रब कर दिया जाए, बहुत देर हो गई इसे देखते हुए। ये जो है आपकी कंडक्टिविटी, एक नया फार्मूला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आता है। कंडक्टिविटी हो जाती है G स्टार अपॉन R के इक्वल। आप पूछिए ये G स्टार क्या है। इस G स्टार को आप सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हो, ठीक है, और सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हो। अच्छा जी, तो ये भी यूज़ हो सकता है फॉर्मूला।
बात करें एक आती है मोलर कंडक्टेंस, जो मोल्स की वजह से हो। मोलर कंडक्टेंस का क्या केस है, इसे आप इससे डिनोट करते हो इस तरीके से, और इसकी वैल्यू क्या होगी मोलर कंडक्टेंस की, ये होगी कंडक्टिविटी अपॉन वॉट, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाती है, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा जी, इसके बाद आप देखते हो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ, किस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन होती है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी की। इसमें हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी उस कंसंट्रेशन को कहते हैं या कंडक्टेंस होती है किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। किसी सॉल्यूशन में आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अब उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसे ही मोलर कंडक्टिविटी कहोगे। इसकी वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी की, ऐसे डिनोट करोगे 1000 इंटू कप्पा अपॉन वॉट, अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, अपॉन मोलैरिटी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी, इसकी यूनिट्स देख लीजिए आप। मोलर कंडक्टिविटी की होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आ जाए उस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे अगर बाई चांस नॉर्मेलिटी दे रखी है तो आप इसकी जगह नॉर्मेलिटी भी पुट कर सकते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी है ना, पुट कर सकते हो इसी फॉर्मूले में, अगर बाई चांस नॉर्मेलिटी दे दी गई, ठीक है। वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास का। सॉल्यूशंस में जाइए, सॉल्यूशंस चैप्टर में मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया अच्छे से, ठीक है जी। अगली बात हम किस चीज़ की करते हैं, अगली बात करते हैं आप डाइल्यूशन करने पर क्या क्या हालतें होती हैं। तो वेरिएशन क्या क्या आएगा, देखो भाई, जब डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, निकल के इसे नोट कर लिया होगा। जब भी मैं ब्लैक बोर्ड से दूर जाऊं तुरंत पॉज करके नोट कर लीजिए। बात करते हैं ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अब आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जी इंक्रीजेस। जी किसे कहते थे आप, कंडक्टेंस को कहते थे। अच्छा जी, ये तो हुई सिंपल सी बात। अब दोबारा करो कि डाइल्यूशन करने पर और क्या क्या चीज़ें होंगी। डाइल्यूशन करोगे फर्दर तो आपका आयंस तो इंक्रीज होंगे, लेकिन आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब जो होंगे या पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो डिक्रीज होंगे, और इसी वजह से आयंस का पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो डाइल्यूशन करने पर दूसरी चीज़ क्या देखी, नंबर ऑफ कंडक्टेंस तो बढ़ा लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए, सॉरी कम हो गए। इस वजह से आपकी कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा वो डिक्रीज कर गई। अब ये क्या केस है पर यूनिट वॉल्यूम का। मान लो एक कंटेनर लिया आपने, ये
इसमें आयंस हैं बहुत सारे। अच्छा जी, डाइल्यूशन कर दो, पानी बढ़ाते जा रहे हो, पानी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आ गए। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो आयंस तो बढ़ेंगे, लेकिन अब मान लो छोटी सी जगह है, इसमें देख लो कोई छोटी सी जगह है, बॉल्स के थ्रू समझाते हैं। इसमें आपने टेनिस बॉल भर दी, ये इतनी है, ठीक है। जब आपने जगह बड़ी कर दी और टेनिस बॉल भर रहे हो, तो जब आप देखोगे पर यूनिट वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम उठा के इसका इतना हिस्सा आप देखोगे और इसकी वॉल्यूम हटा के इतना हिस्सा देख लो, तो जब आप सेम वॉल्यूम का एरिया सेम वॉल्यूम का आप स्पेस देखोगे तो आपको ये मिलेगा जो बड़ी जगह है वहाँ बॉल्स फैल गई हैं, वहाँ उन्हें ज़्यादा स्पेस मिल गया। तो उतना ही एरिया अगर आप छोटे उसका उतना ही एरिया उठा के देखोगे तो वो पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट वॉल्यूम जो बॉल्स हैं वो आपको कम दिखेंगे, ठीक है। बेसिक सी बात है, जब जगह आप बढ़ा दोगे तो जहाँ 5 बॉल एक बंद जगह में आ रही थी वहाँ वो 5 बॉल खुल के हो जाएंगी, और वो इसकी जो वो है वॉल्यूम, उन्हें स्पेस मिल जाएगा, इसीलिए उनका पर यूनिट वॉल्यूम जो वो घेर रही थी छोटे उसमें बॉक्स में, वो उनका डिक्रीज़ हो गया बॉल्स का, ठीक है। तो बॉल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गई, वैसे तो इंक्रीज़ करी लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम बॉल्स डिक्रीज़ कर जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे आप ये चीज़ समझ गए। एक बार और समझ लीजिए कि भाई देखो इस चीज़ को कैसे समझाया जाए आपको, रुको। हाँ जी, तो हम तैयार हैं समझने के लिए। क्या समझना है हमें समझना है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हुआ, ठीक है। मान लो एक बीकर है, केस 1 दे रखा है हमें, ठीक है। इस केस 1 में हमें आयंस दे रखे हैं बीकर में। अच्छा, केस 2 की तरफ बढ़े, ये 1 2 3 लिखा है मैंने कि ये मान लो वाटर का हुआ है। ये पहली बार में जो 1 गिलास पानी हमने डाल दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। बाद में हमने डाला दूसरा गिलास, फिर तीसरी बार में हमने डाला 1 गिलास पानी, ठीक है। तो धीरे धीरे पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जब हम पहली उसमें डालते हैं पानी को, तो इसके जो नंबर ऑफ आयंस थे, भाई पानी डालते ही उनमें क्या हुआ, डिसोसिएशन होगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़े, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ा। लेकिन अगर हम अपनी हरकतों से वो नहीं आ रहे बाज, हम पानी डालते गए तो भाई दूसरी बार दूसरा गिलास डाला, आयंस बढ़े थोड़े से, और फिर हमने तीसरी बार में 1 और गिलास पानी डाल दिया। अब क्या हुए, आयंस जितने बढ़ने थे वो बढ़ चुके, हाँ इतने बढ़ चुके, ठीक है। मान लो इतने आयंस हो गए। अब देखो तुम, एक दो और डाल दिया। अब अगर आप दोनों फिगर को यहाँ और बढ़ा देते हैं, ठीक है। दोनों फिगर को अगर आप कंपेयर करो, अगर हम इतना एरिया पकड़ लें, एक तो ये वॉल्यूम पकड़ ली, ठीक है ना, ये थोड़ा फैल के रहेंगे। अब ज़्यादा पानी मिला दोगे तो ये फैल जाएंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। कहीं ये हो गया मान लो, है ना। यहाँ में ये तो दिक्कत है, आप कॉपी में इजीली नहीं समझा सकते, ये और ऊपर चलेगा, ठीक है। ये नो इस अच्छे। तो अब दोनों का अगर आप इतना % वॉल्यूम लो, दोनों की हमने सेम वॉल्यूम ली, और ले लो चाहे तो, ये ले और ले ले,
अब आप सेम वॉल्यूम कंपेयर करो दोनों बीकर्स की, तो आपको क्या मिलेगा कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यहाँ 4 आयंस दिख रहे हैं आपको और यहाँ दिख रहे हैं आपको 3 आयंस। यहाँ 3 इसलिए क्यों दिखे, वॉल्यूम सेम है, बल्कि इसकी भी इतनी वॉल्यूम ली और इसकी भी इतनी वॉल्यूम पकड़ी, क्योंकि भाई हम पानी डालते डालते इतने आयंस तो जितने बढ़ने थे बढ़ गए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा कर दिया तुमने। ये वही तो बात कर रहे हो भाई, सिंपल डाइल्यूशन है वो, ये बात कर रहे हो। और डाइल्यूशन बढ़ाया तो आयंस तो जितने बढ़ने थे बढ़ लिए, लेकिन पानी बढ़ाते बढ़ाते पानी को वो आयंस के लिए वो पानी बहुत ज़्यादा हो गया और वो फैलना शुरू कर जाएंगे। और इसीलिए हम कंपेयर करेंगे दोनों बीकर्स की केसेस को। ये केस 1 तो ये वाला है जिसमें कंडक्टेंस बढ़ेगी, केस 2 और पानी बढ़ाते बढ़ाते ये, तो यहाँ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करें। यहाँ 4 आयंस थे, यहाँ 3 थे, क्योंकि ये जो जहाँ इकट्ठे थे एक जगह पर, क्योंकि कम पानी था, वो पानी बढ़ गया तो और ऊपर ये फैल गए। तो इस वजह से ये पर यूनिट वॉल्यूम आयंस डिक्रीज कर गए। तो यही कॉन्सेप्ट था इस बात को समझाने के लिए। होप सो आपको अब समझ आया हो। कुछ आप इमेजिनेशन पावर अपनी बढ़ाइए और समझ आएगा, नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो एक तीसरी चीज़ और पढ़ लीजिए आखिरी। पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए। ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस जो भी है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो सकता है या मोलर कंडक्टिविटी हो सकती है, या लैम्डा एम आ सकता है या लैम्डा ई क्यू आ सकता है, ठीक है। बात करें इसकी, ये कंडक्टिविटी है सिंपल सी, और ये वॉल्यूम। अब 2 केस तो पढ़ लिए कि डाइल्यूशन किया, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, कंडक्टेंस बढ़ा। दूसरा केस डाइल्यूशन और किया, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए, उसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। अब तीसरा केस हम देखते हैं कि आपने क्या किया। जैसे जैसे आपकी के डिक्रीज हुई, सेकंड केस में कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, है ना। तो कंडक्टिविटी जो डिक्रीज है वो, उसको कौन कंपेंसेट कर रहा है, उसको कंपेंसेट कर रही है वॉल्यूम। कंपेंसेट करना मतलब दूसरे की कमी पूरी करना। तो ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम इसे कंपेंसेट कर गई और बहुत ज़्यादा ही इसकी कमी पूरी कर दी। भाई ये चीज़ कम हुई तो वॉल्यूम को तरस आया कि भाई ये पूरा सिस्टम, मान लो ये पूरा फैमिली है, फैमिली में किसी एक ने कुछ गलत काम कर दिया, तो दूसरे ने क्या किया कि मैं फैमिली को अपनी ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये इंक्रीज़ हो गई। भैया इसे ऐसे में समझ लेना, ये है एक्सपेरिमेंटली, वो आप देखते हो केमिस्ट्री में, वो आपको नहीं जानने की ज़रूरत। बस आपको क्या याद रखना है कि के डिक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, लेकिन वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसने कंपेंसेट तो कर दिया, बल्कि वो वैसे भी इंक्रीज कर गई। तो आफ्टर ऑल जो हमने कंक्लूजन देखा कि डाइल्यूशन पर के तो डिक्रीज हुआ, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गई मच मोर। हेंस लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम जो है, इसे लैम्डा ही कहते हैं, कुछ कहते हैं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, हम लैम्डा ही कहेंगे लेकिन इसे, ठीक है। जरूरी थोड़ी जो साइंटिस्ट है क्या नीट में थोड़ी पूछते हैं क्या कहोगे इसे क्या डिनोट करते हो, लेकिन फिर भी ये गलत बात है, तो इसे चेक कर लीजिएगा बिल्कुल। कुछ काम आपके लिए भी ज़रूरी है, मैं बहुत आलसी हूँ इस चीज़ में। आपको चीज़ सही पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू गेट सेलेक्टेड, नॉट टू रिसर्च, ठीक है। बात करिए, हाँ, तो हम कहा थे कि ये डिक्रीज़ हुआ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अल्टीमेटली ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये एक छोटी सी चीज़ थी, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा जी, और क्या बात करें हम, और बात करते हैं हम, जब कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए। कंसंट्रेशन ज़ीरो कब होगा, जब आपने बिल्कुल ही आतंक मचा दिया पानी मिलाते मिलाते। भाई तुमने पानी ही भर दिया उसमें कंटेनर में, तुमने मतलब बाहर ही निकल गया, हाँ मतलब, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया,
तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स जो मोल्स या आयंस थे उसमें वो ऐसा लगेगा कि वो ज़ीरो हो गए, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा। अब समुद्र में तो एक थैली नमक डाल दोगे तो वो यही तो हम देख पाएंगे कि भाई इसमें नमक नहीं है, या समुद्र का तो छोड़ो, उसमें ऑलरेडी नमक है। एग्जाम्पल गलत हो गया। मान लो एक बाल्टी पानी है, उसमें आपने वो डाल दिया थोड़ा 1 चम्मच नमक, तो आप उसमें ये नहीं मान सकते क्या कि ये पानी में नमक नहीं है? क्या ये कहना सही नहीं होगा? ये और ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, और कोई चीज़ छोटी सी आपने मिला दी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि इतने पानी में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा ज़रा सी चीज़ मिलाने में, है ना? या एक जो वो आते हैं वाटर टैंक्स जो आते हैं ट्रक टाइप, जब कॉलोनी में पानी की कमी हो जाती थी जब आते थे, उस वाटर टैंक में जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, उसमें अगर आप 1 चम्मच नमक मिला दोगे तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा? क्या वो पानी आपको वो लगने लगेगा सॉल्टी? नहीं ना, क्योंकि भाई डाइल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि वो ज़ीरो हो गई या ज़ीरो अप्रोच कर गई, ठीक है? तो ऐसे यही मानेंगे कि जब कंसंट्रेशन ज़ीरो अप्रोच हो गई, दैट इज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं उसे। तो मोलर कंडक्टिविटी को आप जानते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से। जैसे इसे आप मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे थे ना, उसे फिर आप इस तरीके से लिखने लगोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, ये चीज़ आपने समझ ली। इसके बाद देखते हो आप मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है, ये ग्राफ्स बनते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी को, ये तो हमने ऐसे जान लिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। बात करें मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन विद व्हाट, विद आपका वो कंसंट्रेशन के साथ। तो पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, फिर बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करती है धीरे धीरे डाइल्यूशन पर, और उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डी बाय हकल ऑन सागर इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है ये इम्पॉर्टेंट मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताई जा रही है, ठीक है? ये हो गया माइनस AC की पावर हाफ, ठीक है? ये जस्ट आपको बाय चांस अगर एग्ज़ाम हार्ड आ गया और आपसे पूछ लिया ये कौन सी इक्वेशन है, तो इसे आप क्या होगे, डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन, डी बाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ये चीज़ उसमें आ जाएगी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा छोटी सी। इसका प्लॉट वगैरह जो देखते हो आप, इसमें आप देख पा रहे हो कि जो लैम्डा एम है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो वेरी कर रही है C के रूट के साथ। भाई किसी की पावर हाफ हो तो उसे आप क्या मानते हो, रूट मानते हो, और किसी की पावर मान लो x है, उसकी पावर 1/3 है, तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यूब रूट x, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद करें हम किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाद। पहले इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इसका 2 चीज़ें पढ़ते हो आप, ये पढ़ लिया आपने लैम्डा एम, और यहाँ आ गया रूट C। ये लैम्डा लैम्डा कर रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा क्या कहते हो इसे, ठीक है? तो लैम्डा एम की हम रूट C के साथ वेरिएशन देखते हैं, ठीक है? लैम्डा एम की यूनिट्स क्या पढ़ी थी आपने, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? एक तो बनता है CH3COOH के लिए और एक बनता है KCl के लिए। तो CH3COOH के लिए कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप बनता है और KCl के लिए कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये ग्राफ आपका आ गया KCl के लिए, और ये ग्राफ आपका आ गया CH3COOH के लिए। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ग्राफ दे दिया, पूछ ले ये किसके लिए किसके लिए, तो भाई ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो पर्टिकुलरली हमें ये 2 चीज़ों का ही दे रखा है। नोट कर लिया, कर लीजिए,
ठीक है, जैसे ही मेरे मुंह से निकले कि नोट कर लिया, तुरंत पॉज करो और नोट। बात करें क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या देखते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज करती है जैसे जैसे आपकी सी कंसंट्रेशन डिक्रीज करे, बट डज नॉट रीच अ कांस्टेंट वैल्यू इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, समझने वाली क्या बात है कि भाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लें तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कर रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, और यहाँ क्या होगा, इंक्रीज करेगी एकदम से। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, बट डज नॉट रीच अ कांस्टेंट वैल्यू, नहीं जाएगी, भले ही आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर नहीं जाएगी। स्ट्रॉन्ग के केस में चली जाएगी थी, जैसे हम स्ट्रॉन्ग के पढ़ते आ रहे हैं अभी, लेकिन वीक के केस में कांस्टेंट वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, बात करें फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसमें इन्होंने क्या बताया कि एक स्मॉल इंक्रीज भी हो जाए ना कंडक्टेंस में डाइल्यूशन के साथ, तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती है कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो एक स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलता है आपको कंडक्टेंस में। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में, और इसीलिए जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं डाइल्यूशन पर, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे आयंस एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्होंने बताया जो चीज़ लिखने वाली होगी वो डायरेक्ट इस पे आएगी, वरना आप सुनते रहें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे स्मॉल इंक्रीज आएगा, छोटा डाइल्यूशन करने पर स्मॉल इंक्रीज आएगा। किस चीज़ में स्मॉल इंक्रीज आएगा? कंडक्टेंस में स्मॉल इंक्रीज आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयंस जो यहाँ पे कांस्टेंट हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और टूटते ही वो दूर भागेंगे क्योंकि उनके बीच का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो भी कम पड़ने लगेगा। तो इसका स्ट्रॉन्ग का तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, एकदम से लार्ज इंक्रीज हुआ कंडक्टेंस में डाइल्यूशन करने पर, स्पेशली नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको याद रखना है एकदम से लार्ज इंक्रीज होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सडन लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। ये चीज़ आपको नोट करने वाली है, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है खोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये क्या कहता है खोलराश लॉ? ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर भी ध्यान देंगे। तो खोलराश लॉ की बात करें, खोलराश लॉ आपका कहता है कि किसी भी उसमें आपके सॉल्यूशन में जो भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मान लो NaCl है, NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है किसी NaCl के सॉल्यूशन में, तो वो इक्वल होगी उनके सम के, किसके सम के? NaCl के जो आयंस है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इन आयंस की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी पूरे NaCl सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसे फिर लैम्डा बोल रहे हैं हम, NaCl, ये तो आप ऐसे लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे? इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू, अब आया लैम्डा, तो इसलिए लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव।
ये आप ऐसे लिख दोगे। अच्छा जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये तो जनरली इन्होंने ऐसी चीज़ बता दी एक, ठीक है। तो आपको खोलर्स लॉ क्या समझना है। खोलर्स लॉ मतलब जो इंडिपेंडेंट आयंस है किसी भी सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में जो यूज़ किया गया आपका वो है कंपाउंड या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ही कह दो, ये सॉल्ट जो है, तो सॉल्ट के जो इंडिविजुअल्स या इंडिपेंडेंट वो है आयंस जो है उनके सम के इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या देखो आप, इसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आई है कि अगर मान लीजिए NaCl की जगह कोई ऐसा सॉल्ट है जिसके आयंस मान लो किसी एक आयंस 2 है या 3 है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट उसके, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री नंबर यूज़ करते हैं और उसे आप क्या वी म्यू से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो मान लो उसमें कोई वो है आपका लैम्डा m निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा म्यू पॉजिटिव लैम्डा पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव लैम्डा नेगेटिव। यहाँ पर म्यू क्या है, ये है पॉजिटिव आयंस के स्टोकियोमेट्री नंबर और ये नेगेटिव आयन का स्टोकियोमेट्रिक नंबर, ठीक है। आप चाहे तो एग्जांपल ले सकते हो, कोई सॉल्ट है मान लो, तो सॉल्ट कौन सा ले, सॉल्ट हम लेते हैं किसे, जैसे Na2CO3 कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसे रब कर देंगे हम, यहीं लिख दो Na2CO3 आपने एग्जाम्पल लिया, ये किस में डिसोसिएट होगा, 2Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव। तो जब इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालोगे ये हो जाएगा म्यू, म्यू कितना है Na के लिए देखो 2 लैम्डा Na प्लस लैम्डा CO3 2 नेगेटिव। इस तरीके से लिखो, मीन्स जो ये चीज़ है ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टोइचियोमेट्री का भी ध्यान रखना है पूरा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्होंने कुछ वर्ड दे रखी हैं टर्म्स, वो भी हम देख लेते हैं। टर्म्स क्या है भाई, वो अल्फा है, मान लो अल्फा क्या हो सकता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हो आप अल्फा को, या आप वेंट हॉफ फैक्टर उसमें पढ़ चुके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो कहते हो। ये किसके लिए बता रहे हैं, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बता रहे हैं सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये आपका कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक में से कितना डिसोसिएट हुआ। ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया टॉपिक है, सॉल्यूशंस का लास्ट टॉपिक है वेंट हॉफ फैक्टर में। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है Ka, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट तो वो चीज़ है जो अब हम बताएंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या चीज़ है आपकी, ये होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका ये निकल के आया। ये चीज़ याद रखनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। स्टार्टिंग में तो हमने जस्ट कंपैरिजन किया था, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली प्रोसेस था जो हम बता चुके हैं, प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, या मॉल्टन स्टेट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है या उसकी मॉल्टन स्टेट है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसका डिकम्पोजिशन कराना ही इलेक्ट्रोलिसिस है।
इसमें आपको पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे के 2 लॉ हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड, जो केमिकल रिएक्शन का अमाउंट है किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो होगा, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, बाय अ करंट, एक करंट की वजह से, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी दे करके डिकम्पोजिशन कराना है ना किसी भी उसका, तो उसे ही तो इलेक्ट्रोलिसिस कहोगे। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हो? इलेक्ट्रिसिटी दे करके डिकम्पोज कराना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को। तो फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, वो प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। भाई जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ज़्यादा ही केमिकल रिएक्शन होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे वो करते हैं? क्यू से, चार्ज की फॉर्म में, और अमाउंट ऑफ वो वर्क डन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये हम देख लेते हैं कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतनी ज़्यादा वर्क होगा, उतनी ज़्यादा सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होगा। W को आप ZQ, प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप ZQ लिख सकते हो। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के W इज इक्वल टू ZQ। और Q क्या है? यहाँ पर चार्ज है। Q आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट क्या होता है? Q बाई टी, तो Q हो जाएगा IT। तो W को आप ZIT ऐसे भी याद करते हो, तो W इज इक्वल टू ZIT। तो W इज इक्वल टू ZIT हो गया। इससे आप क्या समझे? और यहाँ पर Z क्या है? Z है यहाँ पर इक्वल होता है इक्वलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96500। ये वैल्यू होती है 1 फेराड की। 1 फेराड की वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, अब आपने क्या समझा कि Z को क्या कहते हो? इक्वलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500, और Z को आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंट के नाम से। Z होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Z हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा जी, इसके बाद आप देखते हो फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ आपसे कहता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, ये समझने वाला है थोड़ा कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो लिबरेट हुए या डिपॉजिट हुए इलेक्ट्रोड्स पर, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो सब्सटेंसेस का जो अमाउंट है वो प्रोपोर्शनल होगा आपके इक्विवेलेंट वेट्स के। तो ये तो था फर्स्ट लॉ फैराडे का, इसे नोट कर लीजिए। कर लिया? अच्छा जी, अब हमने बात की सेकंड लॉ। यहाँ W Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब ये कह रहे हैं कि भैया W जो है आपका, ये सेकंड लॉ है फैराडे का, ये आपके इक्विवेलेंट वेट के भी प्रोपोर्शनल है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो W1 अपॉन, अगर 2 सेल्स हैं, W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये आपके। अच्छा जी, जहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट आपको कैसे निकालते हो? सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट आप निकालते हो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एटम या आयन या एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, वहाँ तो क्या था? एसिडिटी, बेसिसिटी, कितने H+ यूज़ किए या OH आयंस लूज किए या गेन किए। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का खेल आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड
और लॉस्ट। ये आपका देता है इक्विवेलेंट मास। यहाँ से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, तो जितने कैथोड पर होंगे उतने ही वो एनोड पर होंगे। आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं और इक्वल कर देना है कैथोड पर जितने हैं और एनोड पर जितने हैं उनके, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों लॉज पढ़ने के बाद आप देखते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये 1 आवर का लेक्चर हो गया लगभग। तो चलिए जी बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं 4 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट। पहला मोल्टन NaCl के 2 हैं और H2SO4 के 2 तरीके के हैं। मोल्टन हो सकता है NaCl, एक्वस हो सकता है, H2SO4 डाइल्यूट हो सकता है और कंसनट्रेटेड हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इन चारों केसेस में कैथोड पर कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं और एनोड पर कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें NaCl है, मोल्टन है। देखो ये मोल्टन NaCl ही इकलौता केस है कैथोड में जो सोडियम मेटल देता है। कैथोड के केस में सिर्फ और सिर्फ मोल्टन NaCl में सोडियम मेटल मिलता है, बाकी सब में H2 गैस मिलती है। बहुत ही सिंपल टेबल है। H2 गैस, H2 गैस, H2 गैस, तीनों में H2 गैस मिली। सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें सोडियम मेटल मिल रहा है। बात करो एनोड की। एनोड में NaCl का कोई सा भी हो, ये ट्रिक है कि NaCl का कोई सा भी हो, चाहे मोल्टन चाहे एक्वस, आपको Cl2 गैस ही मिलेगी। कोई सा भी हो, चाहे आपको मोल्टन NaCl हो चाहे एक्वस NaCl हो, आपको Cl2 गैस मिलनी ही मिलनी है। बात करेंगे इसकी डाइल्यूट H2SO4 की, कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो भैया इसमें केस डिफरेंट है। बस यही चीज़ मैं समझता हूँ जो याद करने की है। डाइल्यूट H2SO4 में आपका ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कंसनट्रेटेड H2SO4 में S2O8 2 नेगेटिव मिलती है। इसमें तो O2 गैस मिलेगी और इसमें S2O8 2 नेगेटिव मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखने की है। इन दोनों में सेम है, ये दोनों याद करना है बस पूरी टेबल में, जो मैं समझता हूँ। भाई आपको कैसे याद करनी है टेबल? 2 NaCl के, 2 H2SO4 के। NaCl पहले बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर आपका क्या मिल रहा था? कैथोड पर मोल्टन NaCl ही ऐसा है जो सोडियम मेटल दे रहा है। दूसरी बात आप क्या करोगे, जो बचे 3 वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करें किसकी? बात करें आपके एनोड की। एनोड पर शुरू के 2 मीन्स NaCl के, चाहे आपका मोल्टन हो चाहे आपका एक्वस हो, दोनों ही Cl2 गैस दे रहे हैं। बात करें नीचे की, जो मैं समझता हूँ कि याद करने के हैं, तो बात करें डाइल्यूट H2SO4 की, वो O2 गैस दे रहा है, ऑक्सीजन गैस दे रहा है। और लास्ट की बात करें वो दे रहा है S2O8 2 नेगेटिव गैस। तो इस तरीके से आप इसे याद करिए। हाँ जी, तो इसमें हम बात करते हैं, अब बारी आई है बैटरीज की। पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है। बैटरीज, चीयर्स अप ऑल पंजाबीज इन द हाउस, ठीक है। बीच बीच में मैं थोड़ा फ्रैंक हो जाता हूँ, इसके लिए माफ़ी। फ्रैंक होना वैसे बुरी बात नहीं, वो तो है, लिमिटेशंस है कुछ टीचिंग में, वरना बात करें बैटरीज की, तो चलिए बात करते हैं। बैटरीज क्या है आपका? बैटरीज 2 तरीके की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती हैं या सेल्स होती हैं जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो दोबारा यूज़ ना की जा सकें, जैसे ड्राई सेल या फिर मरकरी सेल।
दूसरा है सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज। ये रिचार्जेबल होती हैं, आप एक बार यूज़ करिए, दोबारा आप यूज़ करिए, तीसरी बार आप यूज़ करिए, जब तक इसे चार्ज करते रहिएगा तब तक आप इसे यूज़ करते रहिएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए एक बार ख़रीद ली तो भाई चार्ज करो और यूज़ करो। भाई इनकी कुछ ना कुछ तो होती ही है। सेकेंडरी का मतलब ये नहीं कि तुम लाइफ टाइम हज़ारों सालों तक यूज़ कर रहे हो, इनकी भी सर्टेन एक वो होती है। लेकिन अगर हम कन्वीनियंस के लिए कैटेगराइज करें तो भाई प्राइमरी का मतलब एक बार यूज़ करो, ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया। देन सेकेंडरी आपका चार्ज करते रहो, यूज़ करते रहो, फिर एक सर्टेन 1 साल या 2 साल या 3 साल जो भी इनकी वो होती है वो उसके हिसाब से बैठ जाएगी फिर वो, ठीक है। सेकेंडरी का एग्जांपल है निकल कैडमियम सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरीज, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो फ्यूल सेल्स। पहले इसे नोट कर लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि मैंने कहा था जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए। ये वंस इन अ लाइफ, ये मैनी टाइम्स। एग्जाम्पल ड्राई सेल या फिर मरकरी सेल। एग्जाम्पल निकल कैडमियम या फिर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी। लेक्चर के एंड में एनर्जी एक अलग ही लेवल पर होती है, मन करता है कि 1 घंटे का लेक्चर और ले जाए, पर क्या करें कि चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद बस फ्यूल सेल्स बचा है आपका, इसे नोट कर लीजिएगा 1 2 3। रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है आप लोगों का, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और हम ट्राई करेंगे PDF नोट्स और ये सब अवेलेबल कराने की, जैसे जैसे और अच्छा रेस्पॉन्स आता जाएगा, ठीक है। बहुत सारे DMs आ रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, आपके डाउट्स भेज रहे हो आप, बहुत ही अच्छी बात है। उन पे वीडियोस बनाना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। अभी पहले सिलेबस हो जाएगा बस आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा, फिर आपकी केमिकल काइनेटिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद हम पकड़ेंगे 11th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री। 11th की फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपका होगा फिर स्टेट्स ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या है? सेल्स विच कैन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके, जैसे कोल गैस हो गया या ऑयल हो गया, उसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, वो फ्यूल सेल्स का काम है। H2O2 टाइप फ्यूल सेल इससे एग्जाम्पल है। फ्यूल सेल्स में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स हमने एग्जाम्पल देखा, सॉरी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है। इसमें एनोड क्या होता है? क्वेश्चन इसी चीज़ पे आता है कि एनोड क्या है, किसमें कैथोड क्या है, और किसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया गया है। तो सेल ड्राई, पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल क्या है भाई? आपका एनोड होता है इसमें पोरस कार्बन कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट, और कैथोड होता है पोरस कार्बन कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट। दोनों में ही कार्बन होता है, चाहे एनोड हो चाहे कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें कंसनट्रेटेड एक्वस KOH या फिर NOH। तो ये नोट करने वाली चीज़ आ गई है। फ्यूल सेल हम पढ़ते हैं, फ्यूल सेल में क्या होता है? कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन रिएक्शन से आप क्या बनाते हो? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। इसके 2 तरीके के होते हैं, नहीं 2 तरीके क्या होते हैं? कुछ नहीं होता 2 तरीके का तो। और फर्दर क्या चीज़ थी? ये किस टाइप की होती है? एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन टाइप फ्यूल सेल, ठीक है। इसमें कैथोड क्या है? कैथोड एनोड दोनों ही इसमें सेम है, पोरस कार्बन कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट, और आपका इलेक्ट्रोलाइट ये डिफर कर गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट आपका कंसनट्रेटेड एक्वस
कंसनट्रेटेड एक्वस KOH एंड NaOH, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो फ्यूल सेल का आप देख लीजिएगा क्या क्या डेटा है, इसे नोट कर लीजिए। ये सारा याद करने का है जो भी है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं एक टेबल की जिसमें कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट सेल्स दे रखी हैं, जैसे ड्राई सेल, मरकरी, लेड स्टोरेज, निकल, कैडमियम एंड फ्यूल सेल्स। ठीक है, इसमें आप देखते हो कि इन सेल्स में एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको इसका PDF या फिर इसकी इमेज आपको प्रोवाइड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसे लर्न कर लीजिएगा। मैं भी वही लिखवाऊँगा और आप भी वही देखें तो क्या फ़ायदा, इससे डायरेक्टली आप ही लर्न कर दें, कुछ इसमें समझाया नहीं जा सकता। ये रियलिटी जिसने एक्सेप्ट कर ली कि हर चीज़ समझने की नहीं होती, कुछ रटने वाली भी होती हैं, वही नीट में सेलेक्ट हो गया। इसमें हम देखते हैं कोरोजन। नेक्स्ट, कोरोजन क्या है? स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, जब एक्सपोज कर दो आप उन्हें एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, जब मेटल्स को आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, उनका धीरे 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 कोरोजन हो जाता है, उसमें मेटल्स को खा जाते हैं, मेटल्स उसमें ख़त्म होता रहता है। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन को आप रस्टिंग के नाम से भी जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन को आप रस्टिंग भी कहते हो। एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो कोरोजन अगर आप देखो, स्पेलिंग सही होगी पता नहीं, ये क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम आयरन की बात करें, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, बेसिकली आयरन की ही बात करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, होता क्या है इसमें, जो कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अकर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अच्छा जी, और क्या खास बात इसमें? एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, फिर ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है, ये भी मैं उसी टेबल में प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैं आपको इमेज सेंड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो एक साथ आपको एक पेज पर सारी रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मेथड्स यूज टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को क्या आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? पहला इसमें बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एंड एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये 3 मेथड है जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है। हाइड्रोजन इकोनॉमी बोले तो हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं एज रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में अगर हम सोलर एनर्जी उस पर डाल दें। ठीक है, कंबशन होगा हाइड्रोजन का, वो वाटर बना देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो टेक्नोलॉजी हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल बेस्ड हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ की जाती हैं, इकोनॉमिकली भी और आपका पॉल्यूशन लेस भी होता है इनके थ्रू। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। यहाँ आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसकी सारी रिएक्शंस जो है फ्यूल सेल्स की प्लस कोरोजन की जो रिएक्शंस है, पर्टिकुलरली एनोड एंड कैथोड, और क्या उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जा सकता है, वो सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग हब पे अपलोड कर दूँगा। जिसने वो ज्वाइन नहीं किया है वो आप ज्वाइन कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहें। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, पढ़ते रहें। बाय। कोरोजन ना लग जाए आपके दिमाग में, कभी कोरोजन हो जाए, कभी जंग लग जाए दिमाग में, इसलिए जंग लगने से बचाएं। सैक्रिफिशियल मेथड यूज़ करें, सैक्रिफाइस करें अपने आप को मौज मस्तियों से, जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, चलिए।